हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल साधन पे। आज हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड के टॉप 5 कॉमन मिस्टेक्स की। ये ऐसे मिस्टेक्स है दोस्तों जो आपको पता नहीं होता कि वो आप कर रहे हो, और ऐसे मिस्टेक्स को साधन आपको बता रहा है ताकि आप उसे अवॉइड कर सकें। और साथ ही हम देंगे ऐसे 5 सलाह जो इन मिस्टेक्स को अवॉइड करने में आपकी हेल्प करेगा। अभी आपको पता होगा कि विजडन ने राहुल द्रविड़ को बेस्ट इंडियन टेस्ट क्रिकेटर इन 50 इयर्स का अवार्ड दिया है, और सेकंड स्पॉट पे नो प्राइज फॉर गेसिंग सचिन तेंदुलकर है। तो सचिन तेंदुलकर को बीट करके राहुल द्रविड़ बिकम्स द मोस्ट पॉपुलर टेस्ट क्रिकेटर इन द कंट्री। उनका सक्सेस मंत्रा क्या है? स्पेंड टाइम इन द फील्ड। ये सेम सक्सेस मंत्रा इन्वेस्टमेंट फील्ड में भी अप्लाई होता है। चलिए देखते हैं कैसे। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड इज मोर लाइक प्लेइंग अ टेस्ट क्रिकेट मैच। इसमें आपको हर एक बॉल को रिस्पेक्ट देना होता है। जो लूज बॉल होती है इसको स्कोर करना होता है। और म्यूचुअल फंड जो है वो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है। तो टेस्ट मैच से म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट का बहुत ही डायरेक्ट कोरिलेशन है। इसलिए आपको जब इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आप अपने गोल को ध्यान में रख करके इन्वेस्ट करना चाहिए, ना कि आज पिच कैसी है, आज हवा किधर से बह रही है, उसके हिसाब से शॉट सिलेक्शन नहीं करते, बल्कि लंबे समय तक टिके रहने की कोशिश करें। व्हाट मैटर्स इज टाइम स्पेंड इन द फील्ड, ताकि आप ज़्यादा रन स्कोर कर पाएँ और अपने पैसे को अच्छे से ग्रो कर पाएँ। तो मिस्टेक नंबर 1 वही है कि टाइमिंग द मार्केट। मिस्टेक जो लोग करते हैं वो ये है कि मार्केट की करेक्ट होने का वेट करते रहते हैं कि अब मार्केट करेक्ट होगा, मैं परफेक्ट टाइमिंग में इन्वेस्ट करूंगा और अपने पैसे को ग्रो करूंगा। साधन की एडवाइस नंबर 1 ये है कि टाइम इन द मार्केट इज मोर इम्पॉर्टेंट दैन टाइमिंग द मार्केट। यानी आप मार्केट में टाइम स्पेंड करें, ना कि मार्केट को टाइम करने की कोशिश करें। दोस्तों, हेल्दी रहने के लिए आप क्या करते हैं? कुछ लोग एक्सरसाइज करते हैं, कुछ लोग बैलेंस डाइट फॉलो करते हैं। बैलेंस डाइट यानी ऐसा डाइट जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट भी हो, विटामिन भी हो, प्रोटीन्स भी हो, फैट भी हो, एक बैलेंस अमाउंट में। तो जैसे बैलेंस डाइट आपको हेल्दी और स्ट्रांग होने में मदद करता है, ठीक वैसे ही म्यूचुअल फंड भी आपको फाइनेंशियली हेल्दी और स्ट्रांग रहने में आपकी हेल्प करता है। कैसे करता है? जैसे रिलायंस एक अच्छा स्टॉक है, मारुति भी अच्छा है, टीसीएस अच्छे हैं, डाबर भी अच्छा स्टॉक है। एक समय चारों स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हो ऐसा नहीं होता। कभी रिलायंस अच्छा करेगा, कभी टीसीएस अच्छा करेगा। तो म्यूचुअल फंड इन चारों में इन्वेस्ट करता है। ये 4 मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। तो जब रिलायंस अच्छा कर रहा होगा और डाबर अच्छा नहीं कर रहा होगा, फिर भी इस म्यूचुअल फंड को अच्छा रिटर्न मिलेगा। हो सकता है मारुति अच्छा नहीं कर रही हो लेकिन बाकी 3 अच्छा कर रहे हो, तो भी आपको अच्छा इन्वेस्टमेंट रिटर्न मिलेगा। ये म्यूचुअल फंड का आपसे वादा होता है। तो म्यूचुअल फंड एक स्टॉक में सिर्फ इन्वेस्टेड नहीं रहते, बल्कि बहुत सारे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, और इस प्रोसेस को बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन। तो डाइवर्सिफिकेशन सिंपल लैंग्वेज में बोले तो क्या होता है? जैसे अगर आपके पास ढेर सारे एग हैं तो आप सारे एग्स को एक ही बास्केट में ना रखें। इसमें रिस्क क्या है कि अगर वो बास्केट गिरता है तो आपके सारे अंडे फूट जाते हैं। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए आपको डाइवर्सिफाई करना होगा। डाइवर्सिफिकेशन आपका रिस्क रिड्यूस करता है, आपकी पोर्टफोलियो की सेफ्टी इंक्रीज करता है। तो म्यूचुअल फंड जो है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि स्टॉक स्पेसिफिक रिस्क और सेक्टर स्पेसिफिक रिस्क को डाइवर्सिफाई करने में आपकी हेल्प करता है। लेकिन क्या बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन हेल्प करता है? नहीं दोस्तों। आप बहुत बार ऐसा होता है कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर बोलते हैं मैंने ये फंड खरीदा, ऐसे ही 4 फंड और खरीदा, ऐसे ही 4, 5, 6, 7 पता नहीं 10 फंड में लोग इन्वेस्ट करके बैठे रहते हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। अगर आप एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो वो एक तरीके से आपको डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट कुछ हद तक दे देता है, लेकिन 2, 3, 4 के बियॉन्ड अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, 4 फंड से ज़्यादा कर रहे हैं, तो आप ओवर डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। और ओवर डाइवर्सिफिकेशन मतलब होता है डाइवर्सिफिकेशन। इसके ऑपरेशनल हैजर्ड्स होते हैं दोस्तों। पहला हैजर्ड ये है कि आप एसआईपीज बहुत ज़्यादा होंगी, एसआईपी ड्यू डेट पे आपको फंड सफिशिएंट रखना होगा आपके बैंक अकाउंट में, तो वो एक मेंटल हैजर्ड है, ऑपरेशनल हैजर्ड है जो आपको बेयर करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये है कि बहुत बार ऐसा ना हो तो चेक बाउंसेस हो जाते हैं, चेक बाउंसेस पेनल्टी आपको देनी पड़ती है बैंक को। तो क्यों ऐसी चीज़ों में जाना जहाँ पे आपको इंक्रीमेंटल रिटर्न नहीं होगा, बल्कि इस तरह के ऑपरेशनल हैजर्ड आप बढ़ते जाएंगे अगर आप बहुत ज़्यादा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे। और साथ ही अगर ज़्यादा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे तो आप गलत म्यूचुअल फंड के उतने ही करीब हो, क्योंकि सारे म्यूचुअल फंड अच्छे नहीं होते। आप 4, 5, 6, 7 में करोगे तो 1 से 2, 3 फंड ऐसे होंगे जो शायद अच्छे ना हो, तो आपका पैसा वहाँ पे डूबने का खतरा हो। तो यही है मिस्टेक नंबर 2 कि इन्वेस्टिंग इन अ लार्ज नंबर ऑफ फंड टू डाइवर्सिफाई रिस्क। तो साधन की एडवाइस नंबर 2 ये है
कि आपको कुछ अच्छे फंड सेलेक्ट करने चाहिए, उसी में लमसम और एसआईपी करना चाहिए और उन्हें ही ट्रैक करना चाहिए रेगुलर बेसिस पे, ना कि 10 फंड में इन्वेस्ट कर देना चाहिए जिसे आप रेगुलर बेसिस पे मॉनिटर भी नहीं कर सकते। अब तीसरे मिस्टेक्स की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तीसरा मिस्टेक्स डेट म्यूचुअल फंड को लेकर है कि बहुत बार म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर डेट म्यूचुअल फंड को इग्नोर करते हैं। ऐसा क्यों होता है? म्यूचुअल फंड क्या सिर्फ इक्विटी म्यूचुअल फंड होता है? रॉन्ग, नहीं, क्योंकि म्यूचुअल फंड दो तरीके के होते हैं, पहला डेट, दूसरा इक्विटी, और एक तीसरा तरीका होता है जो दोनों का मिक्सचर होता है जिसे हाइब्रिड म्यूचुअल फंड कहते हैं। तो आज थोड़ा जानते हैं डेट म्यूचुअल फंड के बारे में। लेकिन मैं आपको बता दूं कि साधन ने डेट म्यूचुअल फंड को एक्सटेंसिवली कवर किया हुआ है। प्लीज ऊपर दिए लिंक पे जाकर के आप हमारे वीडियोस देखें और डेट म्यूचुअल फंड कैसे सेलेक्ट करना है ये जरूर। तो चलिए पहले बढ़ते हैं डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के फायदे होते क्या है। पहला फायदा है डाइवर्सिफिकेशन, जो अभी हमने डिस्कस किया, यानी कि सारे अंडे एक बास्केट में नहीं रखने। तो सारी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट अगर आप इक्विटी में कर देंगे तो इक्विटी मार्केट डाउन होता है तो आपके रिटर्न्स भी बहुत ज़्यादा तक गिर जाएंगे और आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। तो आपको इक्विटी के साथ साथ डेट में भी इन्वेस्ट करना चाहिए। दूसरा, इसी वजह से वो आपकी पोर्टफोलियो की सेफ्टी को बढ़ा देता है। तीसरा, ये एक टैक्स एफिशिएंट टूल है फॉर पर्सन जिसकी 30% इनकम टैक्स जिसका कटता हो, यानी कि हाईएस्ट इनकम टैक्स ब्रैकेट में जो है उसे डेट फंड इन्वेस्टमेंट के ऊपर बस 20% का ही टैक्स देना पड़ता है। तो एक टैक्स एफिशिएंट इंस्ट्रूमेंट है, इसलिए भी डेट फंड एक रिकमेंडेड प्रोडक्ट होता है। चौथी चीज़ जो आज मैं ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करूंगा वो है राइडिंग द इंटरेस्ट रेट साइकिल। तो इंटरेस्ट रेट साइकिल को डेट म्यूचुअल फंड मैनेजर टाइम कर सकता है और उससे बेनिफिट कर सकता है। इंटरेस्ट रेट और डेट फंड के रिटर्न के ऊपर अगर आपको ज़्यादा समझना है तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साधन उस पर भी एक स्पेशल वीडियो बनाएगा जो इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझाएगा। तो चलिए पहले चलते हैं, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा हो तो यानी इंटरेस्ट रेट साइकिल अपवर्ड हो रही हो उस समय कैसे डेट फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। उसमें शॉर्ट टर्म डेट फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए दोस्तों। फिर वैसे ही जब इंटरेस्ट रेट काफ़ी हाई हो, नीचे गिरने के चांसेस हो, उस केस में आपको लॉन्ग टर्म डेट फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। इन शॉर्ट, अगर इंटरेस्ट रेट लो है और एक्सपेक्टेड टू राइज है तो आपको शॉर्ट टर्म डेट फंड खरीदने चाहिए, और अगर इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा है ऑलरेडी और नीचे गिरने के ज़्यादा चांसेस हैं तो आपको लॉन्ग टर्म डेट फंड खरीदना चाहिए। तो साधन की एडवाइस नंबर 3 ये कहती है कि आपको कुछ अच्छे डेट फंड अपने पोर्टफोलियो में रखने ही चाहिए। दोस्तों, एसआईपी करना एक पेड़ प्लांट करने के जैसा है और पेड़ को ग्रो होने में टाइम लगता है। कोई भी फसल ग्रो करती है उसका एक सीजन आता है तभी वो फसल ग्रो करती है, वैसे ही पेड़ को और ज़्यादा टाइम लगता है। तो एसआईपी इन्वेस्टमेंट भी एक पेड़ लगाने के जैसा है, उसके लिए टाइम इज़ हिज बेस्ट फ्रेंड। तो अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट को ग्रो करना चाहते हैं तो अपनी एसआईपीज़ को टाइम दें। तो यही होती है चौथी मिस्टेक्स कि एसआईपी को छोटे समय के लिए स्टार्ट करना, फिर आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा दोस्तों। अगर आपने मैंगो ट्री लगाया है, 4 साल बाद आप उसकी यील्ड देखने जाओगे तो शायद आपको गिनती के मैंगो मिलेंगे। उस मैंगो ट्री को ग्रो करने के लिए कम से कम 8 साल 10 साल तक आपको वेट करना पड़ेगा। तो एसआईपीज इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसे थोड़ा टाइम दें। अगर आप एसआईपी को कम समय के लिए स्टार्ट करते हैं तो आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग पे मिस कर जाते हैं। अब पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या होता है ये मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। सपोज कोई म्यूचुअल फंड मैनेजर अपने फंड को 15% से ग्रो कर रहा है, तो सपोज उसने 1 रुपये से आज स्टार्ट किया। गेस कर सकते हैं कि 5 साल बाद वो कितने रुपए हो जाएंगे? उसका AUM हो जाएगा 2 रुपये। फिर 10 साल के बाद उसकी फंड साइज 4 रुपये की हो जाएगी, और सिमिलरली 15 साल के बाद वो 8 गुना हो जाएगा, और आफ्टर 30 ईयर्स 64 टाइम्स हो जाता है। तो अगर आप रिटायरमेंट को ध्यान में रख रहे हैं तो जल्दी से जल्दी इन्वेस्ट करना शुरू करें ताकि आप 30 साल के बाद एक साइजेबल कॉर्पस ग्रो कर पाएंगे म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट के। 2 ट्विंस थे, एक रमेश था। रमेश ने स्टार्ट किया अपनी एसआईपी जब वो 25 साल का था और 1000 रुपये पर ईयर उसने इन्वेस्ट किया, और उसने सिर्फ 10 साल इन्वेस्ट किया, यानी जब वो 25 से 35 साल का था तब उसने 10 साल हजार रुपये इन्वेस्ट किए, यानी 10,000 इन्वेस्ट किया। 8% से सपोज उसका फंड ग्रो, तो टोटल इन्वेस्टमेंट जो 10,000 का है वो आफ्टर 40 ईयर्स हो जाता है 1,57,000, यानी कि जब वो 65 ईयर्स का होता है तब उसके पास 1.5 लाख रुपए होते हैं। चलिए रमेश के भाई सुरेश का एग्जाम्पल है। सुरेश जो है वो रमेश को फॉलो नहीं करता बिल्कुल, लेकिन उसे अकल आई जब वो 35 ईयर्स का हुआ तो उसने इन्वेस्ट करना शुरू किया, और टू कैच अप विथ रमेश उसने 1000 रुपये का इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया और बाकी के 30 सालों तक उसने इन्वेस्ट किया। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि दोनों का रेट ऑफ ग्रोथ 8% ही है, फिर भी सुरेश का इन्वेस्टमेंट बाकी के 30 साल तक लगातार इन्वेस्टमेंट करने के बावजूद 1,22,000 रुपये ही, जो रमेश के 1.5 लाख से
काफी कम, यानी टाइम मैटर्स। यानी अगर आपने पहले इन्वेस्ट किया तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग दिखेगी, काफी अच्छे तरीके से दिखेगी, जो यहाँ एग्जाम्पल में दिख रहा है। और अगर आप लेट हो गए तो आपको उसको कवर करने के लिए बहुत ज्यादा इन्वेस्ट। तो इन दोनों में बेहतर हुआ रमेश का ऑप्शन, यानी अर्ली स्टार्ट करें और अपने इन्वेस्टमेंट को ग्रो करें। तो हमारी एडवाइस ये रहेगी कि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहें। लॉन्ग टर्म तक आप इन्वेस्टेड रहेंगे तो आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग मिलेगी और आप अपने पैसे को एक मीनिंगफुल तरीके से ग्रो कर पाएंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं जब मार्केट फॉल होता है तो क्या होता है। तो म्यूचुअल फंड की एनएवी भी गिरती है। और अगर आपने 1000 रुपए की एसआईपी की है तो आप कितने यूनिट्स परचेज कर पाते हैं। सपोज उस म्यूचुअल फंड की एनएवी 100 रुपए की है, तो आपको अगर अच्छे दिनों में जब मार्केट राइज कर रहा हो तो 1000 के बदले में आपको 1000 डिवाइडेड बाय 100 यानी कि 10 यूनिट्स मिलेंगे। लेकिन सपोज जब मार्केट डाउन हो तो उस समय उसकी एनएवी भी डाउन होगी, और एनएवी सपोज डाउन होकर के 90 रुपये होगी मान लेते हैं। तो नंबर ऑफ यूनिट्स उस 1000 रुपये के बदले में कितने हो, 1000 डिवाइडेड बाय 90 यानी 11 यूनिट्स। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि फॉर द सेम एसआईपी अमाउंट जो कि 1000 रुपये है, आपको गुड डेज में 10 यूनिट मिलते हैं, और जब मार्केट गिर जाती है तो सेम एसआईपी अमाउंट के लिए आपको 11 यूनिट। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आप जब मार्केट डाउन होता है तो एसआईपी बंद ना करें, क्योंकि उसी एसआईपी से आपको ज्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स मिलेंगे जो आगे जाके आपके वेल्थ को कंपाउंड करने में हेल्प करेंगे। गिरते हुए मार्केट में आपको नंबर ऑफ यूनिट्स जो है ज्यादा एलोकेट होगी, इसलिए गिरता हुआ मार्केट से आपको एसआईपी बंद नहीं करनी चाहिए, बल्कि उस समय जरूर इन्वेस्टेड रहना चाहिए ताकि आपका वेल्थ एक्सपोनेंशियली ग्रो कर पाए, क्योंकि नंबर ऑफ यूनिट परचेज जो है फॉलिंग मार्केट में ज्यादा होगा आपके नॉर्मल डेज की तुलना में। तो आपको ज्यादा ग्रोथ मिल पाएगा जब मार्केट अप हो। तो इस एग्जांपल से आपको क्लियर हो गया कि अगर एसआईपी आपको गिरते हुए मार्केट में नहीं रोकनी है, इस गलती यानी कि स्टॉपिंग एसआईपी व्हेन मार्केट फॉल्स को अवॉइड करें। यही हमारी एडवाइस है कि आप एसआईपी जब मार्केट गिर रहा हो तो स्टॉप ना करें, बल्कि आप अपना सरप्लस पैसा भी उसमें डालें ताकि मार्केट जब उठे तो आपको आपका वेल्थ मल्टीप्लाई होकर के मिले। आशा है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें